हेलो साथियों, तो स्वागत करते हैं अपने सुपर स्टडी पे। और आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आपको पता होगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किस पर आधारित होता है, तो वर्तमान अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करता है, या कहिए कि जो अर्थव्यवस्था हो चुकी है, यानी 25 की जो अर्थव्यवस्था में जो जो चीजें हो चुकी है उनका आकलन होता है क्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो चलिए इनके प्रमुख बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो प्रारंभ देखते हैं कि जो 1950 से 51 में जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ? 1950 से 51 के बीच में। फिर कि अलग प्रस्तुत, पहले क्या होता था कि सब एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों। पर जो है अलग प्रस्तुत कब किया गया, तो 1964 से जो है आर्थिक सर्वेक्षण अलग प्रस्तुत किया गया। अब बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लेकर जाएंगे जो सच में एग्जाम में आपकी मदद करने वाले हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि 26 जुलाई को होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। जानकारी वन में हम देखते हैं कि जानकारी वन क्या है, कि तैयार कौन करता है, तो तैयार करने वाला है आर्थिक मामलों का विभाग। क्या है? आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो तैयार करता है, आर्थिक मामलों का विभाग। तो इसको याद कर लेंगे। और आर्थिक मामलों का विभाग जो किसके अंतर्गत आता है, तो वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके मंत्रालय के अंदर? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आर्थिक मामलों का विभाग। वही जो है क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को प्रकाशित किया है। और किसकी देखरेख में वो ये तैयार होता है, ये रिपोर्ट कही है, ये आर्थिक सर्वेक्षण? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की जो है, मुख्य आर्थिक सलाहकार यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटे छोटे मैंने लिखा है कि अट सके ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, उन्होंने ही, उन्हीं की देखरेख में इन्हें तैयार किया गया है। और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आता है और आर्थिक मामलों का विभाग इसको जो है तैयार करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जानकारी हम देखेंगे, पहली जानकारी थी, तो दूसरी जानकारी में हम देखेंगे प्रस्तुत कौन करता है। तो देखिए, प्रस्तुतिकरण इसका क्या है कि बजट से एक दिन पहले जो है संसद में वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करती है। बजट से पहले एक दिन संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। और आप जानते हो कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का समग्र समग्र स्थिति, यानी कि ओवरऑल हम लोग जो है अर्थव्यवस्था को समझेंगे 2025 और 26 के आंकड़ों को लेते हुए। तो चलिए देखिए, फाइनल ईयर 2026, फाइनल ईयर 2026 कहने का मतलब होता है कि 25 और 26। फाइनल ईयर 26 कहने का मतलब 2025 और 26 समझते होंगे आप। तो फाइनल ईयर 2026 जो है उसमें जीडीपी जो वृद्धि दर है वो 7.4% है। कितनी है? 7.4% है। आपसे पूछा जाए कि फाइनल ईयर 2026 का जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो 7.4%। आगे बढ़ते हैं। फाइनल ईयर 27 लिखा हुआ है, 27, थोड़ा सा ये हो गया था। तो 27 का मतलब का कहना है कि 26 और 27 का जो है वो क्या होगा। तो ये अभी आया नहीं है, ऐसा रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है अभी बीएससी में। आप देखिए पीछे का क्वेश्चन रिलेट करके ही बनाया हुआ है। तो जो फाइनल ईयर 27 यानी कि 26-27 का जो डीजीपी दर, डी सॉरी जीडीपी जो दर है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, वो कितना रहने वाला है, तो वो जो है 6.8 से 7.2 के बीच में रहने वाला है। फाइनल ईयर 2027 के लिए जो डीजीपी जीडीपी जो दर है, मुझे बोलने में दिक्कत होता है, जीडीपी जो दर है वो कितना रहता है, तो 6.8 से लेके 7.2 तक जो है वो जीडीपी दर रहने वाला है फाइनल ईयर 2027 में। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो देखते हैं फाइनल ईयर 2026। फाइनल ईयर 2026 का कहने का मतलब है कि 25-26 दोनों। तो देखते हैं कि सकल लाभ वृद्धि कितनी हुई है फाइनल ईयर 2026 में, यानी कि मानी कि आपसे अभी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो फाइनल ईयर 2026 का ही पूछा जाएगा। तो सकल लाभ वृद्धि क्या है, सकल लाभ वृद्धि कितनी हुई है, तो 7.3%। कितनी है? 7.3% जो है सकल लाभ वृद्धि, यानी कि इसको कहते हैं ग्रोथ, ग्रोथ बेनिफिट, सॉरी, ग्रोस बेनिफिट ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोस बेनिफिट ग्रोथ कहते हैं, जो कि सकल लाभ वृद्धि है, और जो कि 7.3% है। बस इतना ध्यान में रखना है कि 7.3% क्या है, तो सकल लाभ वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेश, उपभोग और निवेश, उपभोग और निवेश जानते हो, उपभोग करना और निवेश करना समझते हो। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है, उपयोग व्यय क्या है, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है, तो ये है जो है 7% वृद्धि हुआ है। किसमें? निजी अंतिम उपयोग व्यय में, उपयोग जो व्यय है उसमें 7% की वृद्धि हुई है, जो कि जीडीपी का जो है, एक मिनट, जो कि जीडीपी का कितना है, तो जो कि जीडीपी का 61.5% है। कितना है? यहाँ पे 61 लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ। 61 दशमलव कितना है, 5% जो है वो जीडीपी का है। तो याद रखेंगे कि जो निजी अंतिम उपयोग व्यय है वो कितना है, 7%, उसमें वृद्धि हुई है। और जो कि जीडीपी का 61.5% है, क्या? निजी अंतिम उपयोग व्यय
7% की वृद्धि और जीडीपी का 61.5% है। आगे बढ़ते हैं, निवेश में देखेंगे कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, यही सब क्वेश्चन बनता है। तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण में हम देखेंगे क्या, तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या है, तो इसमें जो है 7.8% की वृद्धि हुई। कितनी? 7.8% की वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई है? तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण, सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई, जो कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण कितना है जीडीपी का? तो 30%। पिछले साल भी था, इस साल भी जो है 30% है। क्या? तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण 30% है जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 7.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, राजकोषीय घटनाक्रम हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं यहीं तक है। तो देखते हैं कि ये जो है कि राजकोषीय घटनाक्रम को हम देखने वाले। राजकोषीय घटनाक्रम में क्या है? तो राजकोषीय घटनाक्रम में है कि राजस्व प्राप्तियां। देखिए आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए किसी भी एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिल रहा है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट ही होगा। तो देखिए राजस्व प्राप्ति में क्या है, राजस्व प्राप्ति जो कि फाइनल ईयर 2025 का बताया गया। फाइनल 2025 का जो है राजस्व प्राप्ति क्या है, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 9.2% की वृद्धि हुई है राजस्व प्राप्ति में। फाइनल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग जो राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है? तो 9.2% की जो है वो वृद्धि हुई। फिर देखते हैं ITR यानी कि कर भुगतान। कर भुगतान के मामले में क्या है, तो फाइनल ईयर अगर हम 2025 को देखेंगे तो कर भुगतान में जो है वो 9.2 करोड़ लोगों ने कर भुगतान किया है। कितने लोगों ने? 9.2 करोड़ लोगों ने कर भुगतान किया है। ये 9.2% वृद्धि हुई हो राजस्व प्राप्ति है। और ये जो कर कर भुगतान है वो 9.2 करोड़ लोगों ने कर का भुगतान किया है 2025 के फाइनल ईयर्स में। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रभावी पूंजीगत व्यय, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो जीडीपी के 4% से बढ़ गया है। जो जीडीपी है उसके यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के 4% से बढ़ गया है। क्या है? तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो 4% से बढ़ गया है सकल घरेलू उत्पाद का प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो और आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो और इससे क्वेश्चन भी है जो आपको सच में एग्जाम में मदद करने वाले हैं। आगे बढ़े, तो आगे हम देखने वाले हैं पॉइंट में कि मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र में क्या रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो देखते हैं कि मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र में देखेंगे कि सकल एनपीए का मतलब आप जानते होंगे, ग्रोथ नेट, क्या बोलते हैं, एनपीए जो बैंक में छूट जाता है 90 दिन का होता है एनपीए, नेशनल ग्रोथ, नेशनल, क्या तो मैं भी भूल रही हूँ, नेशनल, रुकिए मैं बताऊंगी। तो सकल जो एनपीए है जिसे ग्रोस एनपीए कहते हैं, तो ये क्या है कि 2.2% घट गया। जो 2025 और 26 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो सकल एनपीए जो है वो घट के कितना 2.2% घट गया है। और आगे बढ़ते हैं, जो नेट एनपीए है या शुद्ध जिसको कहते हैं, शुद्ध एनपीए कितना है, तो 0.5% कम हो गया है। शुद्ध एनपीए भी 0.5% कम हो गया है, और जो ग्रोस एनपीए यानी कि सकल है वो भी 2.2% घट गया है। आगे देखते हैं कि अनुसूचित बैंकों का एनपीए, जो बैंक अनुसूचित है उनका एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देखिए मुझे याद आ गया, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिन का होता है, ये आप जानते होंगे। तो अनुसूचित बैंकों का जो एनपीए है वो जो है 14.5% से बढ़ गया। कितना? 14.5% से जो है वो बढ़ गया है। याद रखेंगे कि अनुसूचित बैंकों का एनपीए जो है 14.5% से बढ़ गया है, और जो शुद्ध नेट एनपीए है वो 0.5% कम हो गया है, और जो सकल एनपीए वो 2.2% घट गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र। तो वित्तीय समावेशन में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा वित्तीय समावेशन है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है कि पीएमजेडीवाई है, पीएमजेडीवाई, इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में आई थी। इसमें जो है 55.02 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं। अगर हम अकॉर्डिंग मतलब जो 2025-26 का आंकड़ा है यानी आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि 55.02 करोड़ जो अकाउंट खोले गए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। पीएम जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55.02 करोड़ जो है, प्रतिशत बोल रही हूँ, सॉरी माफी चाहूंगी, तो 55.02 करोड़ जो है बैंक अकाउंट खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। और ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 26
26 नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 36.63 करोड़ जो है वो अकाउंट खोले गए हैं। कितना? 36.63 करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्र में, किसके तहत? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं कि अद्वितीय निवेशकों की संख्या, जो अद्वितीय निवेशक कभी निवेश नहीं किए थे, उन निवेशकों की संख्या क्या है? अद्वितीय निवेशकों की संख्या तो 12 करोड़ है। उसमें जो है 25% महिला है। कितनी है? 25% महिला है। अद्वितीय 12 करोड़ लोगों ने जो है उसमें निवेश किया है अपना अद्वितीय निवेश में, जो 12 करोड़ है, और जो उसमें महिला है वो 25% है। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन कहने का मतलब कि वैश्विक स्तर पर 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या हुआ है वैश्विक स्तर पर। तो देखते हैं, माल का निर्यात देखेंगे, ये सब निर्यात बिल्कुल याद रखेंगे। माल का निर्यात में हम देखते हैं जिसे गुड एक्सपोर्ट कहा जाता है, 2005 में 1% था, और जाके 2024 में जो है 1.8% की वृद्धि हो गई है। माल निर्यात में जो है 2005 में 1% था, और जो 2024 में है वो 1.8% हो गई है। आगे बढ़ते हैं, सेवाओं का निर्यात, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट कहते हैं। तो सर्विस एक्सपोर्ट में जो सेवाओं के निर्यात में जो है 2005 में 2% था, 2024 में जो है वो 4.3% हो गया। 2024 में 4.3% हो गया है। क्या? तो सेवाओं का निर्यात। आगे देखते हैं, सेवाओं का निर्यात हम देख लें। विदेशी प्रेषण, विदेशी प्रेषण आप समझते होंगे, जिसे रेमिटांस कहा जाता है। जब ये भारत के लोग बाहर में रह के वहाँ से पैसा कमा के यहाँ घर पे भेजते हैं अपने भारत में, तो उसे हम रेमिटांस कहते हैं, आप जानते हो, जिसे विदेशी प्रेषण कहा जाता है। तो ये क्या हुआ है? तो देखते हैं 135.4 बिलियन डॉलर इस हो गया है। इतने लोगों ने जो है 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण या कहीं 25 का जो रिपोर्ट ये कहता है कि विदेशी जो प्रेषण है या रेमिटांस है वो 135.4 बिलियन डॉलर 135.4 बिलियन डॉलर जो है आया है हमारे भारत में। और ये जो है जीडीपी का जो है 3.5% है। 3.5 मतलब 3.5% ही होता है ना। तो 135.4 बिलियन डॉलर आया है, और जो कि जीडीपी का 3.5% मतलब कि हम लोग को विदेश से मिला हुआ रेमिटांस मिला हुआ। तो ये हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। फिर विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। कई बार आप पढ़े होंगे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, तो उसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो है 701 यानी कि 701.4 बिलियन डॉलर इसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ है। क्या? विदेशी मुद्रा भंडार। कितना? तो 701.4, 701 समझ रहे होंगे, 701.4 बिलियन डॉलर जो हमें विदेशी मुद्रा भंडार में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति के मामले में देखेंगे। तो मुद्रास्फीति के मामले में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 क्या कहता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कहा जाता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई आप समझते होंगे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई में क्या हुआ है कि 1.7% जो है वो वृद्धि हुई है। इसमें सीपीआई में, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो है वो सीपीआई में 1.7% की वृद्धि हुई। अब हम कृषि में देखते हैं। कृषि में बारी है कि फाइनल ईयर 2025 कहने का मतलब कि 24-25। तो ये जो है कुल खाद्यान्न कितना हो गया है? तो कुल खाद्यान्न जो है वो 3577.3, कितना? 3577, या इसे 3577 भी कह सकते हैं। तो 3577 जो है 3577.3 लाख मीट्रिक टन जो है वो खाद्यान्न हो गया है फाइनल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग। कितना? 3577.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो कि हम देखेंगे कितना वृद्धि हुआ है। तो 254.3% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 254.3। ये वृद्धि बिल्कुल याद रखिए, यही पूछा जाता है। 254.3% की जो है वृद्धि हुई है, किसमें? तो खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न में। और था कितना? तो 3577.3 लाख मीट्रिक टन हुआ है फाइनल 2025 में। फिर यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप जानते होंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हाँ सही है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें जो है 4.09 लाख करोड़ का वितरण किया गया है। आपको पता होगा कि इसमें किस्त मिलता है किसानों को, तो उसमें जो वितरण किया गया है वो कितना किया गया है? 4.09, कितना है? 4.09 लाख करोड़, 4.09 करोड़, 4.009 लाख करोड़ का जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि में वितरण किया गया है धन का। और आगे बढ़ते और भी पॉइंट को देखते हैं। सच में आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करने वाला, आप यकीन मानिए। तो अब बारी है सेवा क्षेत्र की। तो अब हम सेवा क्षेत्र के पॉइंट को देखेंगे। तो सेवा क्षेत्र के पॉइंट में हम देखते हैं कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है सेवा क्षेत्र का। बेसिकली आप जानते होंगे कि हमारे जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी
जीटी जीडीपी जीडीपी मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जीडीपी में जो योगदान कितना है, तो 53.6%। कितना है? 53.6% जो है जीडीपी में योगदान है सेवा क्षेत्र का। और जीएबी भी आप जानते होंगे, जिसे ग्रोस यानी सकल मूल वर्धित कहा जाता है। मूल वर्धित कहा जाता है, ग्रोस वैल्यू एडेड इंग्लिश में। तो ये जीएबी जो होता है वो सबसे बड़ा योगदान इसका भी है। कितना है? तो 56.4% है। कितना है? 56.4%। ये जो जीडीपी था वो 53.6% था, पर जो जीएबी है सकल जो है सकल मूल वर्धित, उसमें जो है 56.4% जो है वो योगदान है। किसका? तो सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का, यानी सर्विस सेक्टर का। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो जाता है तो माफ़ी चाहूँगी। मैं भी आप तरह के स्टूडेंट ही हूँ, बोलते बोलते ये हो जाता है थोड़ा। देखिए, भारत सेवा निर्यात में जो है सातवीं भारत सेवा निर्यात में 7वां सबसे बड़ा देश बन गया। यानी कि सेवा को निर्यात करने में, सेवा में क्या आता है? तो आईटी सेक्टर आप समझते होंगे, डिजिटल सर्विस समझते होंगे। तो ये सब सेवाओं के निर्यात करने में जो भारत को स्थान क्या मिला हुआ? तो 7वां स्थान। तो 7वां बड़ा देश बन गया है भारत। कौन सा? 7वां बड़ा देश बन गया है। और 2023 और 25 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 80% से जो 80% एफडीआई जो है सेवा क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। एफडीआई आप समझते होंगे, एफडीआई फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है वो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है 80% से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे भारत के किस राज्य को जो है एफडीआई में सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हम उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में हम देखने वाले हैं कि उद्योग और विनिर्माण में तो देखते हैं कि उद्योग सकल बाजार मूल्य, उद्योग सकल बाजार मूल्य, उद्योग सकल बाजार मूल्य में जो है 7% की वृद्धि हुई। उद्योग सकल बाजार में 7% की वृद्धि हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, पीएलआई पीएलआई योजना जो है 2021 में लाई गई थी। पीएलआई योजना 2021 की है। इसमें जो 14 क्षेत्रों को सरकार ने 2 लाख करोड़ का निवेश किया है। पीएलआई योजना में जो है वो 14 क्षेत्र थे, उनमें जो है 2 लाख करोड़ निवेश किया गया सरकार के द्वारा। और जो है 18.7 लाख करोड़ जो है 18.7 लाख करोड़ जो है कुल उत्पादन मूल्य रहा है। इसमें उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में बात कर रही हूँ मैं कि जो 18.7 लाख करोड़ जो है कुल उत्पादन मूल्य रहा है। और आगे देखते हैं कि नौकरियां जॉब्स क्या है। तो जॉब्स के मामले में जो है 12.6 लाख जॉब दिए हैं। किसने दिया है? तो उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र ने दिया है। कितना? 12.6 लाख जो वो दिया है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बहुत चर्चा में रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो 10 परियोजनाओं में जो है 1.6 लाख करोड़ निवेश किया गया है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर के तहत 10 परियोजनाएं, उसमें जो है 1.6 जो है लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और घरेलू उत्पादन भी बढ़ गया है। इसमें घरेलू उत्पादन भी बढ़ गया है। ये बिल्कुल याद रखें, 1.6 लाख करोड़ का निवेश किया गया है इस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। आगे बढ़ते हैं, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि अवसंरचना निवेश 4 गुना बढ़ गया है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है सरकार ने 4 गुना बढ़ाकर राशि दी है। और कुल जो निवेश इसमें किया गया है 11.21 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। किसमें? तो अवसंरचना के क्षेत्र में 11.21 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है। आगे देखते हैं कि हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर, यानी हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर यानी कि हाईवे से संबंधित जो है वो 10 गुना यहाँ पे बढ़ गया है। और उसमें जो इतना किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, कितनी है? तो 5364, यानी कि 5,364 किलोमीटर, 5,364 किलोमीटर जो है वो बढ़ गया है। क्या? तो हाई स्पीड हाई कॉरिडोर, हाईवे कॉरिडोर है। क्या है? हाईवे कॉरिडोर है। तो ये कितना है? तो 5364 यानी 5,364 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी हुआ है 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। रेलवे नेटवर्क का विस्तार कितना हुआ है? तो रेलवे नेटवर्क का जो विस्तार हुआ है वो 99.1%। कितना है? 99.1% है। विद्युतीकरण किया गया है। और मेट्रो रेलवे जो है वो मेट्रो रेलवे के मामले में भारत का जो स्थान है, सॉरी, मेट्रो रेलवे के मामले में जो भारत का स्थान है वो तीसरा है। क्या है? तीसरा है मेट्रो रेलवे के मामले में। फिर आगे देखते हैं, भारत का जो घरेलू विमानन है, डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है
उसमें भी भारत को तीसरा स्थान मिला हुआ है। कौन सा स्थान मिला हुआ? तीसरा स्थान मिला हुआ। ये सब पूछा जा सकता है कि घरेलू विमानों में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। फिर मेट्रो रेलवे में कितना स्थान है, तो तीसरा है। रेल नेटवर्क का विस्तार कितना हुआ, तो 99.1% रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कि 164 एयरपोर्ट हमारे भारत में अभी विद्यमान है। कितने? 164। कितने? 164 एयरपोर्ट भारत में विद्यमान है। तो हम लोगों ने देखा कि 164 एयरपोर्ट जो हमारे भारत में है। अब हम आते हैं बिजली के क्षेत्र में। बिजली के क्षेत्र में देखेंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ऐसा करती हूँ। तो बिजली के क्षेत्र में हम देखेंगे तो बिजली जो है, डिस्कॉम कंपनी पहली बार जो है सकारात्मक जो है वृद्धि रिकॉर्ड की है। डिस्कॉम कंपनी ने पहली बार जो है सकारात्मक वृद्धि रिकॉर्ड की है और 2701 करोड़ जो है वो मतलब बिजली के लिए निवेश किया गया है। 2701 करोड़ बिजली के लिए निवेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो देखते हैं कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तब तब सकल नामांकन दर देखेंगे तो मतलब कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक जो नामांकन होता है बच्चों का स्कूल में, वो 90% से अधिक हुआ है। ये कब हुआ? तो 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो है 90% से अधिक जो है वो नामांकन दर्ज किया गया है। उच्च शिक्षण में और भी हायर अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसमें जो है दो जो है अभी तो हमारे अगर भारत में देखा जाए तो 23 जो है वो मतलब हायर शिक्षण संस्थान है। विदेश में भी एक लगाया गया है, दो लगाया गया है। तो पहला है अबू धाबी जो कि यूएई में है और इसमें जो है न्यू दिल्ली के साथ मिलकर जो है अबू धाबी में लगाया गया है। और दूसरा है जंजीबार जो कि जाम्बिया आईआईटी मद्रास, कई बार ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में लगाया हुआ है और जो आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में जो है अपना शिक्षण संस्थान लगा हुआ है। और देखते हैं कि एम्स और आईआईएम जो है, एम्स जो है हमारे भारत में कितने हैं? 20 है और आईआईएम जो है वो कितने हैं? 21 है। आगे बढ़ते हैं। रोजगार में देखेंगे तो 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो श्रम बल है वो कितने हैं? तो 56.2 करोड़ रोजगार मिला हुआ है। किनके? तो 15 वर्ष से जो भी अधिक उम्र के हैं उनके श्रम बल को जो है 56.2 करोड़ रोजगार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल का मतलब है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों से है। तो ई श्रम पोर्टल में जो है 31 करोड़ पंजीकरण किया गया है जिसमें 54% महिलाएं हैं। 31 करोड़ का पंजीकरण किया गया है किसमें? तो ई श्रम पोर्टल में, जिसमें 54% क्या है? महिलाएं हैं। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। गरीबी उन्मूलन के मामले में देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन यानी कि बहुयामी गरीबी क्या है? बहुयामी गरीबी में देखते हैं तो नीति आयोग इस बहुयामी गरीबी को रिपोर्ट को निकालता हो, आप जानते होंगे। तो नीति आयोग के अनुसार जो है एमपीआई यानी कि बहुयामी गरीबी के जो है उसके अनुसार क्या हुआ है कि 2000 एक मिनट बहुयामी गरीबी में हम देखेंगे नीति आयोग ने क्या किया कि 2005-6 में बताया था कि जो है 55.3% जो है वो गरीबी थी। कितनी थी? 55.3% गरीबी थी 2005-6 में। पर अब अकॉर्डिंग देखा गया है 2022 और 23 के अकॉर्डिंग जो है वो 11.28% ही रह गई है गरीबी। कितने? 22-23 के अकॉर्डिंग 11.28%। और देखते हैं कि सामाजिक सेवाओं पर जो है सीधा लाभ हस्तांतरण हुआ है, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं। सामाजिक सेवाओं पर सीधा लाभ हस्तांतरण का मतलब रेवड़ी है, जो कि देखेंगे कि जीडीपी का जो है 7.9% है। फाइनल ईयर 2026 का अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल ईयर 2026 का सामाजिक सेवाओं पर सीधा लाभ हस्तांतरण कितना रहा है, सामाजिक सेवाओं पर सीधा लाभ हस्तांतरण यानी रेवड़ी कितना रहा है जीडीपी का, तो वो 7.9%। बिल्कुल याद रखेंगे 7.9% रेवड़ी रहा है फाइनल ईयर 2026 का। एक और सेक्टर हमारा बच गया है तो देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2026 में हम देखने वाले हैं क्या 2025-26 में भारत की चुनौतियां क्या क्या है। तो सकारात्मक सकार संक्रमण बीमारियों से अधिक खतरा है। जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल को बहुत ही बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे मोटापा, अधिक वजन, हार्ट ब्रीथिंग। तो फैट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इस बार इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो देखेंगे कि जो 24% महिलाएं हैं फैट से ग्रसित है और 23% जो पुरुष हैं वो फैट से ग्रसित है, यानी कि 24% महिलाएं में मोटापा और 23% पुरुष में जो है वो मोटापा है। और ये कितने आयु वर्ग के हैं? तो ये 15 से 49 जो है 49 आयु वर्ग के हैं। महिला और पुरुष जो फैट से ग्रसित हैं 15 से 49 वर्ष के हैं। और थोड़ा आगे हम एक क्वेश्चन को देखेंगे तो देखते हैं जैसे मोटापा में देखेंगे कि जो 5 अंडर 5 है, मतलब समझते होंगे कि 5 से नीचे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो 3.4% जो है वो फैट से ग्रसित हो चुके हैं।
कितना 3.4%, और महिला कितनी थी 24%, और पुरुष कितना था तो 23%, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि नोट करते हैं कि भारत में तेल की खपत को 10% कम कम करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, टच, टैब, लैपटॉप की स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत बढ़ गई है, और प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 लाख करोड़ हो गई है प्रति व्यक्ति आय। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसको देख लेंगे कि 26 में जो है रियल रियल जीडीपी कितनी है तो 7.4% है। फिर 27 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये देखे थे हम लोग कि 6.8 से लेके 7.2 के बीच में था। फिर 2027 में निजी अंतिम उपयोग में कितनी वृद्धि हुई है? 2027 कहने का मतलब है कि 26-27, तो 7% का वृद्धि हुआ है। फिर देखते हैं कि 2025-26 में स्थिर पूंजी कितना है तो 7.8% है, हम लोग देखे थे पहले पढ़ रहे हैं तो। और सकल जो एनपीए है घटकर कितना हुआ 2.2% हो गया, और आरबीआई के अकॉर्डिंग 2.1%। इसको याद रखेंगे, आरबीआई के अकॉर्डिंग जो 1.2% हुआ ना, इसे हम हेडलाइन मुद्रा कहते हैं। आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन निकालिए पे पैसे के, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। पूछा हुआ कि आरबीआई के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग जो है हेडलाइन मुद्रा का अनुपात क्या है। उसी तरह अगर हम 2026 के हेडलाइन मुद्रा का अनुपात देखेंगे तो 2.1%, बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। तो अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में जरूर देखिएगा। थैंक यू साथियों।